गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। कार्बोहाइड्रेट के पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनके संरचना कैसी होगी, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन क्या है, इनके भौतिक गुण क्या हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम करेंगे जो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मेनली कौन से, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आज हम करेंगे अध्ययन। तो मोनोसेकेराइड्स में कौन से हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो मोनोसेकेराइड ये एल्डोज कैसे होते हैं, एल्डोस होते हैं और कीटोस शर्करा होती है। तो एल्डोस शर्करा तो क्या होगी, जिसमें एल्डिहाइडिक और हाइड्रोक्सी समूह हो, और कीटोस शर्करा क्या होगी, जिसमें कीटोनिक और हाइड्रोक्सी समूह हो। जैसे ग्लूकोज है और एक फ्रुक्टोज है। इनमें ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है और साथ में हाइड्रोक्सी समूह होते हैं। कीटोन है, सॉरी ये फ्रुक्टोस है, इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, कीटोन होता है, और साथ में कौन से समूह होते हैं, हाइड्रोक्सी समूह होते हैं। तो ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, ये इन दोनों समूह की रासायनिक अभिक्रियाएं देंगे। ग्लूकोज है वो एल्डिहाइड समूह की अभिक्रिया भी देगा और हाइड्रोक्सी समूह की। फ्रुक्टोज है वो कीटोनिक समूह की अभिक्रिया भी देगा और हाइड्रोक्सी समूह की। अब ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, एल्डिहाइड होता है। कौन सा इसमें, एल्डिहाइड होता है, और साथ में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, हाइड्रोक्सी। और इसमें कार्बन कितने होते हैं, 6। इसलिए हम ग्लूकोज को क्या कहते हैं, एल्डोहेक्सोस। ग्लूकोज कौन से वर्ग में आएगा, एल्डोहेक्सोस शर्करा है। फ्रक्टोज में क्रियात्मक समूह कौन सा है, कीटोन है, और साथ में हाइड्रोक्सी समूह है, और इसमें भी कार्बन कितने हैं, 6। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कीटोहेक्सोस। क्या कहलाएगा ये, कीटोहेक्सोस। तो आज हम इन दोनों की अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, और इन रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर ही हम क्या करते हैं, इन दोनों की संरचना का निर्धारण करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसकी प्रथम अभिक्रिया है एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण क्या होगा कि जब हम जो ये मोनोसेकेराइड्स हैं, कौन से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जब हम इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड से निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, यानी कि इनके साथ इनको जब हम गर्म करते हैं तो हमें एसिटिल व्युत्पन्न मिलते हैं। क्या मिलेंगे, एसिटिल व्युत्पन्न। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एसिटिलीकरण। तो इनमें जितने भी OH समूह हैं वो किस में बदल जाते हैं, एसिटिल व्युत्पन्न में। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज की जब हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करवाई या एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवाई, किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या मिलेगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ऐसी अगर हमने फ्रुक्टोज की रासायनिक अभिक्रिया करवाई किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, फ्रुक्टोज पेंटा एसीटेट। ठीक, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, एसिटिलीकरण। ठीक है। नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ग्लूकोज या फ्रक्टोज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो इनमें जो OH समूह होते हैं, कितने OH समूह है इसमें, 5 OH समूह है, सब 5 ग्लूकोज में और 5 फ्रक्टोज में। तो इनके OH समूह Cl द्वारा क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं, और क्या बनते हैं हमारे पास, क्लोरो डेरिवेटिव्स बनते हैं, क्लोरो व्युत्पन्न बनेंगे। जैसे
अगर हमने ग्लूकोज की फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या बनेगा? ग्लूकोज के पांचों OH समूह किससे प्रतिस्थापित हो जाएंगे? Cl से। और क्या बनेगा? पेंटाक्लोरो ग्लूकोज। ऐसे ही अगर हम फ्रक्टोज की पेंटाक्लोरो PCl5 से क्रिया करवाएंगे, पेंटाक्लोरोफॉस्फेट से, तो क्या बनेगा? इसके भी पांचों OH समूह किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे? Cl के द्वारा। ठीक, तो क्या बनेगा? पेंटाक्लोरो फ्रक्टोज मिलेगा हमें। क्या बनेगा? पेंटाक्लोरो फ्रक्टोज। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर कितने OH समूह हैं? 5 OH समूह उपस्थित हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभिक्रिया करेंगे मैथिलीकरण, मैथिलाइजेशन। अगर हम क्षार की उपस्थिति में, जैसे NaOH है, इसकी उपस्थिति में डाई मैथिल सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इनके OH समूह OCH3 समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। यानी कि क्या बनेगा? ईथर डेरिवेटिव बनेगा इनका। क्या बनेगा? ईथर। तो इसमें हमने क्या किया? ग्लूकोज लिया। ग्लूकोज को अगर हमने क्षार की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में डाईमेथिल सल्फेट से अभिक्रिया करवाई तो हमारा क्या बनेगा? पेंटामेथिल ग्लूकोज। और अगर हमने फ्रुक्टोज लिया तो फ्रुक्टोज की क्षार की उपस्थिति में डाईमेथिल सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो इसके पांचों OH समूह किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे? OCH3 समूह के द्वारा। तो ईथर बनेगा और उसको हम क्या कहेंगे? पेंटामेथिल फ्रक्टोज। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? मैथिलीकरण, यानी कि ईथर का बनना। और ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं इनमें 5 OH समूह उपस्थित हैं। जब ग्लूकोज या फ्रक्टोज की हम मेथिल अल्कोहल CH3OH के साथ अभिक्रिया शुष्क HCl की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या बनता है? ग्लाइकोसाइड बनते हैं। क्या बनेंगे? ग्लाइकोसाइड। तो इनमें मोनोसेकेराइड का एक OH समूह, केवल एक OH समूह OCH3 में बदल जाता है। अगर ग्लूकोज की हम मेथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे CH3OH के साथ शुष्क HCl की उपस्थिति में तो क्या बनेगा? मेथिल ग्लूकोसाइड। और अगर हम फ्रक्टोज की अभिक्रिया करवाएंगे तो मेथिल फ्रक्टोसाइड बनेगा। ठीक है, तो ये अभी किसके साथ अभिक्रिया थी हमारी? मेथिल अल्कोहल के साथ शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में। ठीक, जो हमारे मोनोसेकेराइड्स हैं इनकी नेचर कैसी होती है, किस प्रकृति के होते हैं? ये दुर्बल अम्लीय, वीक एसिड्स होते हैं, दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसका निर्धारण हम कैसे करते हैं? अगर हम इसकी क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम क्या कहते हैं? चूने का पानी, या बेरियम हाइड्रोक्साइड विलयन है, बेराइट जल, इनके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। तो जो क्या शो करता है, क्या इंडिकेट करता है कि ये किस प्रकृति के हैं? अम्लीय प्रकृति के हैं। जैसे ग्लूकोज या फ्रक्टोज है तो जब हम इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम ग्लूकोसेट। और अगर फ्रक्टोज की अभिक्रिया करवाएंगे तो कैल्शियम फ्रक्टोसेट लवण बनेगा। तो ये क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं तो वो किस प्रकृति को शो करता है? इनकी अम्लीय प्रकृति को। कि एल्डिहाइड और कीटोन है वो किस प्रकृति के होते हैं?
अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब नेक्स्ट है इनका अपचयन, रिडक्शन। जब हम ग्लूकोज या फ्रक्टोज का सोडियम अमलगम NaHG और जल के साथ अपचयन करवाते हैं तो ये इनके साथ जल के साथ अपचयन करवाने पर एल्डोस और कीटोस है वो किस में बदल जाते हैं, अपने संगत एल्कोहल में बदल जाते हैं। एल्डोस में CHO समूह जो इसका एल्डिहाइड समूह है वो प्राथमिक एल्कोहल में, और जो कीटोन है कीटोन में कीटोन का CO समूह है वो किस में बदल जाता है, द्वितीयक एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन है वो अपने संगत किस में बदल जाते हैं, एल्कोहल में बदल जाते हैं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हमने लिया, सोडियम अमलगम और जल की उपस्थिति में अगर इसको का अपचयन करवाएंगे तो इसका CHO समूह है, एल्डिहाइड समूह है, वो किस में बदल गया, CH2OH में, और क्या बन गया, सर्बिटोल। क्या बन गया, सर्बिटोल। ऐसे ही अगर हम फ्रुक्टोस है, जब फ्रुक्टोस का अपचयन करवाएंगे, फ्रुक्टोस में क्रियात्मक समूह कौन सा है, कीटोन है, और जब कीटोन का अपचयन होगा तो कीटोन अपने कौन से संगत एल्कोहल में बदलेगा, द्वितीयक एल्कोहल में बदलेगा। ठीक है, तो फ्रक्टोज का जब हम अपचयन करवाएंगे सोडियम और HG से, यानी कि सोडियम अमलगम और जल के साथ, तो हमें इस CO समूह से क्या मिलेगा, एक द्वितीयक एल्कोहल बनेगा, और क्या बनेगा इससे, सर्बिटोल और मैनिटोल दोनों ही बनेंगे इसमें। यानी कि इसका जो CO समूह था वो किस में बदल गया, द्वितीयक एल्कोहल में। तो इस तरीके से इनका क्या होता है, अपचयन होता है। तो ये कुछ अभिक्रियाएं थी, बाकी अभिक्रियाएं अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।